कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन फर्स्ट 24 हॉर्स के अंदर, यानी जैसे पेशेंट को एमआई हो जाते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाते हैं, तो पहले 24 घंटे के अंदर हमें सडन कार्डियक डेथ मिलता है पेशेंट की। एक कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि सडनली पेशेंट की डेथ हो गई। कैसे उस पेशेंट की डेथ हो जाती है? लेट्स सपोज कि अगर ये वाला एरिया है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके अंदर अगर इन्फार्क्शन हो जाते हैं तो सिंगल सेल को अगर हम विजुअलाइज करते हैं इन्फार्क्टेड वाले सेल्स को, इसके अंदर क्या हो जाते हैं, इसकी परमिबिलिटी सेल मेम्ब्रेन की इंक्रीज हो जाती है। सेल की परमिबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो इसके अंदर आयन ज़्यादा से ज़्यादा सेल के अंदर एंटर होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आयन जब सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं तो इसके अंदर खुद का एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। नॉर्मली तो हम कहते हैं कि कंडक्शन सिस्टम है, ऐसे नोड से इंपल्स आएगा, ए बी नोड, फिर बंडल ब्रांचेस और फिर परकंजी फाइबर, देन लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर इस एरिया के अंदर ऐसे सेल्स है जो कि इन्फार्क्टेड है तो उसके अंदर अपना एक्शन पोटेंशियल, एक अपना इंपल्स जनरेट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन यानी पीवीसी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा आयन सेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो अपना एक इंपल्स जनरेट हो जाते हैं, तो हम कहते हैं प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। थोड़े टाइम के बाद वो डेवलप कर जाते हैं पेशेंट वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, यानी वेंट्रिकल का रेट इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, मोर देन 150 प्लस हो जाते हैं वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, तो हार्ट इस लेफ्ट वेंट्रिकल को फिलिंग वाला टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, और वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया की वजह से पेशेंट चला जाते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में, ठीक है, जो कि ये दोनों लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियाज है, लीड टू डेथ, और हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि पेशेंट को सडन कार्डियक डेथ हो। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर एक्यूट हार्ट फेलियर, चाहे वो लेफ्ट साइड वाला एरिया इन्फार्क्ट है या राइट साइड वाला इन्फार्क्ट है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर वाला जो एरिया है वो इन्फार्क्टेड हो जाते हैं तो पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर हो जाता है। अगर ये वाला एरिया इन्फार्क्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल वाले, तो इसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर भी है पेशेंट को। लेफ्ट वेंट्रिकुलर पेशेंट है तो कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, पेशेंट चला जाएगा सीवियर हाइपोटेंशन में, इवन के कार्डियोजेनिक स्ट्रोक में। और कार्डियोजेनिक स्ट्रोक याद रख लो, अगर किसी के सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 30 मिनट्स के लिए लेस देन 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है तो इट्स मीन के पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में है। इसके अलावा पेशेंट को माइट्रल रीगर्गिटेशन हो सकती है हार्ट फेलियर की वजह से। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर नहीं जाएगा तो वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और लेफ्ट एट्रियम से अगर लेफ्ट एट्रियम में आ रहे हैं तो इसका मतलब पेशेंट को माइट्रल रीगर्गिटेशन है। फिर लेफ्ट एट्रियम से कहा जाएगा लंग्स में, जिसको हम पल्मोनरी एडेमा कहते हैं या फ्लैश पल्मोनरी एडेमा, क्योंकि सडनली पेशेंट के लंग्स के सराउंड में फ्लूइड जमा हो जाते हैं तो हम उसको एक्यूट पल्मोनरी एडेमा या फ्लैश पल्मोनरी एडेमा का नाम देते हैं। नेक्स्ट 24 आवर से लेकर 2 डेज तक, ठीक, इस दौरान में क्या हो जाते हैं, पेरिकार्डाइटिस हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं हार्ट के लेयर्स के सराउंड में, क्योंकि जो डेड नेक्रोसिस वाला पार्ट है या इन्फार्क्टेड टिश्यू है वहाँ पे लोकल इम्यून सिस्टम के सेल्स आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, और इस वाले एरिया के अंदर इन्फ्लेमेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके हमें क्लिनिकल साइन क्या मिलते हैं कि चेस्ट पेन होता है पेशेंट को। नेक्स्ट 3 to 14 डेज, 3 दिन से लेके अगर किसी को पोस्ट इमाई हुआ है 3 दिन हो गए, अब तीसरा दिन स्टार्ट हो गया तो 3 से लेके 14 डेज पे हमें रप्चर वाल्व सिंड्रोम मिलते हैं, जिसके अंदर हम 3 डिजीज की बात करते हैं। सबसे पहले अगर ये सेप्टल वाला एरिया इन्फार्क्ट है, जो वेंट्रिकल के दरमियान में सेप्टा है, अगर ऐसी आर्टरी ब्लॉक है जो कि उस एरिया को ब्लड की सप्लाई दे रही होती है, जिसको हम सेप्टल इमाई कहते हैं, तो ये वाला जो सेप्टा है ये वीक हो जाता है, ये रप्चर हो जाता है। अगर ये रप्चर हो जाता है तो उसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिसके कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या मिलता है कि शंटिंग हो जाती है ब्लड की लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ, यानी आर्टीरियल और वेनस ब्लड मिक्सअप हो जाते हैं, तो पेशेंट के क्लिनिकल साइन हमें साइनोस मिल रहा होते हैं, और इसके अलावा डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, हार्ट रेट भी इनिशियल स्टेज के अंदर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है पापिलरी मसल रप्चर। पापिलरी मसल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये अगर माइट्रल वेल पे, इसके सपोर्टिंग मसल्स होते हैं, अगर उस एरिया या वो वाले मसल इन्फार्क्टेड हो जाए, डेड हो जाए, तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा सपोर्ट इस लीफलेट को प्रोवाइड करने वाले मसल है, अगर वो डेड हो जाए ये वाले मसल, तो इट्स मीन के इस पेशेंट को अब ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इसके माइट्रल वेल के लीफलेट कमजोर हो गए, तो इस पेशेंट को रिस्क होता है माइट्रल रीगर्गिटेशन। नेक्स्ट को हम नाम देते हैं सूडो इन्यूरिज्म या प्री वॉल रप्चर। इसके अंदर क्या होता है कि हार्ट का जो इनर वाला लेयर है एंडोकार्डियम, वो रप्चर हो जाते हैं और ब्लड एंटर हो जाते हैं पेरिकार्डियल स्पेस में, तो पेशेंट को चला जाते हैं कार्डियक टेम्पोनार्ड में, क्योंकि सडनली ये ब्लड दाखिल हो जाते हैं पेरिकार्डियल स्पेस में। हार्ट के जो 2 लेयर है जिसके दरमियान पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, वो डायलेट होने वाला
टाइम उसको नहीं मिलता है तो सडनली प्रेशर बिल्डअप हो जाती है जिसको हम कहते हैं कार्डियक टेम्पोनाट। और उसके 3 क्लिनिकल फीचर याद कर लो जिसको हम बैक ट्राइंगल भी कहते हैं। मफल हार्ट साउंड या एब्सेंट हार्ट साउंड हमें मिल रहे होते हैं, हाइपोटेंशन, और इसके अलावा जुगुलर वेनस प्रेशर हमें क्या मिल रहा होता है, इंक्रीज हमें मिल रहा होता है। इसको हम नाम देते हैं बैक ट्राइंगल। इसके अलावा समटाइम ऐसा होता है कि जो प्री वाल रप्चर के अंदर के यहाँ पे ब्लड आ जाते हैं और वो ब्लड यहाँ पे क्लॉट हो जाता है। जब क्लॉट हो जाते हैं तब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं तो वो वाला ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर नहीं जाता है। उस स्ट्रेसेस की वजह से, क्योंकि उस ब्लड की मूवमेंट नहीं होती, तो वहाँ पे थ्रोम्बस हो जाता है, वो वाला एरिया के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है और फिर वहाँ से थ्रोम्बाई ओरिजिनेट होने की भी चांसेस होते हैं। और फिर थ्रोम्बाई कहीं पर भी गया, अगर लेट्स सपोज उससे स्ट्रोक भी हो सकते हैं, किसी भी आर्टरी को ब्लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट याद कर लो 14 वोट से लेके ऑनवर्ड, ठीक है, विद इन मंथ, ठीक है, 14 दिन हो गए अगर एमआई को, उसके बाद पेशेंट को ड्रेसलर सिंड्रोम डेवलप हो जाते हैं। ड्रेसलर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि ऐसे एंटीबॉडीज बनती है, ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती है अननोन रीजन की वजह से, वो आ जाती है और पेरिकार्डियल के जो 3 लेयर है, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम समटाइम पोस्ट एमआई इन्फ्लेमेशन या पोस्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन पेरिकार्डाइटिस भी कहते हैं। उस एंटीबॉडीज की वजह से जब वो हार्ट के मसल के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं तो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी वाला प्रोसेस हो जाता है, जिसको हम पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मायोकार्डियल इंफार्क्शन। सबसे पहले अगर पेशेंट को स्टेबल एंजाइना हो तो स्टेबल एंजाइना हमें क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम से या जो कैरेक्टरिस्टिक बता रहा होते हैं पेशेंट के, एक्सर्शनल मुझे चेस्ट पेन स्टार्ट होता है और रेडिएट होता है। इसके अलावा अगर सब नाइट्रोग्लिसरीन से सबलिंगुअली सबसाइड हो जाता है, इसके अलावा अगर रिस्ट से वो सबसाइड हो जाते हैं और ड्यूरेशन लेस देन 10 मिनट्स हो तो इट्स मीन के पेशेंट को स्टेबल एंजाइना वाला पेन है। इसके अंदर ज़्यादातर हम बात करते हैं मेन जो क्लिनिकल चेंजेस आ जाती है वो 70% ऑब्स्ट्रक्शन होती है। ST एलिवेशन हमें स्टेबल एंजाइना वाले पेशेंट के अंदर कोई ST सेगमेंट एलिवेशन हमें नहीं मिलती। इसके अलावा ट्रोपोनिन आई अगर हम इस पेशेंट का करते हैं जिसको स्टेबल एंजाइना हो तो वो हमारे पास नेगेटिव आ जाते हैं। ओनली डायग्नोस्टिक टेस्ट हम किस बेस पे करते हैं, क्लिनिकल साइन पे और इसके अलावा स्ट्रेस टेस्ट पे, ठीक है, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। स्ट्रेस टेस्ट पे हम फिर क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं कि पेशेंट को स्टेबल एंजाइना है भी या नहीं। नेक्स्ट पे आ जाए, अगर पेशेंट को अनस्टेबल एंजाइना हो तो इसके अंदर क्या खराबी आ जाती है कि सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया होता है, हार्ट के इनर मोस्ट लेयर के अंदर इस्कीमिया होता है। इस पेशेंट के लिए अगर हम ट्विन लीड ईसीजी करते हैं तो इस सेगमेंट के अंदर हमें एब्नॉर्मेलिटीज मिलती है, डिप्रेस मिलता है और ट्यूब्यूल के अंदर इन्वर्जन मिल रहा होता है। इसके अलावा अगर हम इस पेशेंट के ट्रोपोनिन आई करते हैं तो वो हमारे पास नेगेटिव आ जाता है। ऐसे केस हो जिसके अंदर एसटी और ट्यूब्यूल के अंदर एब्नॉर्मेलिटीज हो और ट्रोपोनिन नेगेटिव हो, इस मीन के पेशेंट को अनस्टेबल एंजाइना है। फिर नंबर 3, सब एंडोकार्डियल या अगर पेशेंट को एनस्टेमी हो, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो, हमें कैसे पता चलेगा? सब एंडोकार्डियल इंफार्क्शन इसके अंदर होता है, यानी हार्ट के इनर मोस्ट लेयर के अंदर इंफार्क्शन हो जाते हैं, टिश्यू डेड हो जाते हैं, इसके अंदर इस्कीमिया, इसलिए ट्रोपोनिन नेगेटिव था। इसके अंदर इंफार्क्शन हो जाते हैं तो हमें इसकी डिप्रेशन, इसके अलावा टीवीओ एब्नॉर्मेलिटीज मिलती है। इंफार्क्शन हुआ है तो ट्रोपोनिन आई क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसके अलावा नंबर 4 पे ट्रांसम्यूरल एमआई, जिसको हम सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। इसके अंदर क्या खराबी होती है? इंफार्क्शन हो जाती है हार्ट के इनर एंडोकार्डियम टू द पेरिकार्डियम, इंफार्क्शन हुआ होता है स्पेसिफिक पॉइंट्स पे। इसके अंदर हमें इस सेगमेंट एलिवेशन मिलता है और ट्रोपोनिन आई पॉजिटिव होता है। अगर ट्रोपोनिन आई पॉजिटिव है और इस सेगमेंट एलिवेशन है तो इसका मतलब कि पेशेंट को ट्रांसलोमिनल या ट्रांसम्यूरल एमआई है। सब एंडोकार्डियल इंफार्क्शन का कैसे पता चलेगा? इस सेगमेंट एलिवेशन, डिप्रेशन, इसके अलावा ट्रोपोनिन पॉजिटिव होंगे। अनस्टेबल एंजाइना, इसकी सेगमेंट डिप्रेशन और टीवीओ इन्वर्जन, इसके अलावा ट्रोपोनिन आई इस पेशेंट का नेगेटिव होगा, तो इट मीन के पेशेंट को अनस्टेबल एंजाइना है। ये तीनों जब प्रेजेंट होते हैं उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अब आ जाए टेस्ट अप्रोच। अगर एक पेशेंट आ जाता है जिसको एमआई हुआ होती है तो टेस्ट अप्रोच उसके क्या होते हैं? सबसे पहले इस पेशेंट के हम ट्विन लीड ईसीजी करते हैं। ट्विन लीड ईसीजी करते हैं, अगर पेशेंट के ईसीजी के अंदर इस सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन आ जाए, इस सेगमेंट एलिवेशन हो, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? कैथ लैब और एंजियोग्राफी देन एंजियोप्लास्टी। ठीक है, प्लास्टिकली हम उसको रिमूव करते हैं, स्टेंट डालते हैं। पेशेंट आया एमआई के साथ, ट्विन लीड ईसीजी की, अगर स्टेमी है, सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, इट मीन के पेशेंट को ट्रांसम्यूरल एमआई हुआ है, तो हम उसको कैथ लैब भिजवाएंगे,
फर्दर जो गोल्डन टेस्ट होता है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है एंजियोग्राफी, फिर उसके लिए पेशेंट को हम भिजवाएंगे कैथ लैब। अगर नेक्स्ट सिनेरियो, अगर पेशेंट आया तो ये टिपिकल चेस्ट पेन के साथ, हमने 12 लीड ईसीजी की और ईसीजी के अंदर इसकी सेगमेंट एलिवेशन नहीं है, डिप्रेशन है, टीवीओ इन्वर्जन है और ट्रोपोनिन पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब कि पेशेंट को इंस्टेमी है, सब एंडोकार्डियल इंफाक्शन हुआ है, इसके सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफाक्शन नहीं हुआ है। नेक्स्ट स्टेप फिर क्या होंगे, नेक्स्ट कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, हम टाइम 4 की तरफ जाते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक इन मायोकार्डियल इंफाक्शन। इसके अंदर उससे याद कर लो एब्रीवेशन से, ठीक है, या निमोनिक से अमेरिका। ठीक है, ए से एज अगर 65 ईयर प्लस हो, मार्कर कार्डिक एंजाइम या कार्डिक बायोमेकर, ठीक है, एंजाइम अगर पॉजिटिव हो, ई से ईसीजी के अंदर अगर चेंजेस हो, रिस्क फैक्टर अगर प्रेजेंट हो और मायोकार्डियल इंफाक्शन, हाइपरटेंशन, ठीक है, या पेशेंट को प्रीवियस स्ट्रोक हुआ हो, ओबेसिटी हो, टाइप 1 डायबिटीज हो, इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इस्केमिक चेस्ट पेन की अगर उसने हिस्ट्री दी हो, इसके अलावा अगर लास्ट वीक में उसने एटलीस्ट 2 बार एस्पिरिन की टेबलेट ली हो, ठीक है, तो ये टाइम स्कोर है। अब अगर पेशेंट ईसीजी की एन स्टेमी उसके अंदर आ गया, सेगमेंट डिप्रेशन है, टीवीओ इन्वर्जन है और ट्रोपोनिन आई पॉजिटिव है, इसके अंदर अगर एक फैक्टर मौजूद है, लेट्स सपोज कि एज 65 प्लस है, बाकी कोई भी फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको मेडिकली ट्रीट करेंगे। ठीक है, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देंगे, इसको कैथ लैब नहीं भेजेंगे। अगर एक से ज्यादा 2 रिस्क फैक्टर मौजूद है, लेट्स सपोज कि एन स्टेमी है, ट्रोपोनिन आई भी पॉजिटिव है, ठीक है, इसके अलावा एज उसका 65 प्लस है और रिस्क फैक्टर भी मौजूद है, ठीक है, उसको टाइप 1 डायबिटीज भी है, स्मोकिंग भी कर रहा होता है, ठीक है, हाइपरटेंशन के भी मरीज है, इसको फिर हम भेजेंगे कैथ लैब, किसके लिए, एंजियोग्राफी के लिए, ठीक है, और देन एंजियोप्लास्टी। नेक्स्ट पे आ जाए स्टेबल एंजाइना, ठीक है, इसकी बात करते हैं। इससे इस पेशेंट के लिए हम क्या करते हैं कि हम स्ट्रेस टेस्ट करते हैं और स्ट्रेस टेस्ट के अंदर हम या ईसीजी या इको करते हैं या मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग टेस्ट करते हैं। स्टेबल एंजाइना के लिए हम इसलिए करते हैं क्योंकि स्टेबल एंजाइना के अंदर पेक्स ऑब्स्ट्रक्शन होता है। अगर पेशेंट ऐसी हिस्ट्री दे रहा होता है कि ऑन एग्जामिनेशन मुझे चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद हम पेशेंट के लिए क्या करते हैं, स्ट्रेस टेस्ट पे जाते हैं। प्रोसीजर इसका क्या होता है कि हमने हार्ट के ऊपर स्ट्रेस डालना होता है, हार्ट रेट को बढ़ाना होता है। इधर यह ट्रेडमॉल मशीन होते हैं, उस पर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और टेलीमेट्री अटैच होती है कि पेशेंट के हार्ट रेट टारगेट हमने क्या रखना है। या अगर पेशेंट लेट सपोज के वो किसी भी रीजन की वजह से वो हैंडीकैप है, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, वो व्हीलचेयर पे एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हम फिर उस पेशेंट को मेडिकली या फार्माकोलॉजिकली उसके हार्ट के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं, यानी ड्यूबिटामिन देते हैं, उससे उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है। कितना हमने हार्ट रेट को बढ़ाना है, तो ये जो टारगेट हार्ट रेट होता है कांस्टेंट हम लेते हैं 220, उसमें से एज को माइनस करते हैं, जो भी आया हमारे पास वो हमारे लिए टारगेट होता है। लेट्स सपोज के 220 हमने कांस्टेंट लिया, एज अगर पेशेंट के 50 ईयर थे तो 50 को माइनस किया 170, हम 170 तक आइदर एक्सरसाइज आइदर ड्यूबिटामिन उसके हार्ट रेट को बढ़ाएंगे। वंस जब वो 170 इस टारगेट हार्ट रेट तक पहुंच गया, उसके बाद अगर हम इस पेशेंट की ईसीजी करते हैं और ईसीजी के अंदर इससे डिप्रेशन या टीवीओ इन्वर्जन आया, तो इसका मतलब उसका स्ट्रेस पॉजिटिव है और इस पेशेंट को स्टेबल एंजाइना है। अगर हमने उसके बाद इको किया और इको के अंदर हमें हार्ट के जो वाल है, एंडोकार्डियम, पेरिक और मायोकार्डियम, उसके मोशन के अंदर अगर एब्नॉर्मेलिटीज मिली, जिसको हम वॉल मोशन एब्नॉर्मेलिटीज कहते हैं, तो इट्स मीन कि उसका स्ट्रेस इको भी पॉजिटिव है। मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग टेस्ट के अंदर हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं, जिस एरिया के अंदर जब हम हार्ट रेट को बढ़ा रहे होते हैं तब हार्ट की डिमांड बढ़ जाती है। जब बढ़ जाएगी ये डिमांड, अगर सप्लाई फिक्स हो तो इसका मतलब हार्ट के जो मसल है उसको कम सप्लाई होगी, वहाँ पे परफ्यूजन कम होगा। हमें जिस एरिया के अंदर अपनी वो कंट्रास्ट वो डाई कम नजर आ रहा होता है, इट्स मीन के वहाँ पे परफ्यूजन लो है, तो इसका मतलब ये टेस्ट पेशेंट का पॉजिटिव होगा।